बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ करके हम एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट बीम्स और फ्रेम्स कर सकते हैं। इस लेक्चर में इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसकी डेरिवेशन में यूज़ होती हैं और जो कि बाद में फिर क्वेश्चंस में भी वो इक्वेशंस यूज़ होंगी। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड्स की एक सब टाइप है। In displacement method, the unknown displacements are determined first by solving the structure's equilibrium equations. हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, पहले अननोन डिस्प्लेसमेंट जो हैं उन्हें पहले डिटरमिन कर लेते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और फिर उन अननोन डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड हो जाएं तो उनकी मदद से हम मेंबर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप्स यूज करके और कंपैटिबिलिटी कंसिडरेशंस यूज करके हम इसकी अदर रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट्स आती हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुई है जिसकी डेरिवेशन इस लेक्चर में बताई गई है कि एब्सोल्यूट स्टिफनेस किसे कहते हैं और ये किस तरह से इसकी वैल्यू 4EI/L है या जो भी है वो किस तरह से आई है। So absolute stiffness is represented in terms of EI and L. Consider a beam as shown in the above figure having length L. ये हमारे पास एक बीम है जिसकी लेंथ L है और इसकी दो सपोर्ट्स हैं, एक हिंज सपोर्ट एट A और फिक्स सपोर्ट एट B. So MA is the applied moment, is the moment applied at end A, and MB is the moment produced और resistant moment जिसे हम कहते हैं वो at end B है जो कि फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन होता है। थीटा A is the rotation produced at end A और थीटा A जो है वो हमारे पास रोटेशन है at end A जो कि इस अप्लाइड मोमेंट की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सॉल्विंग द गिवन बीम यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड, इस बीम को हम यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड के ज़रिए से हम इसकी थीटा ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एम ए। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये वही बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हमने सब प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो नंबर फर्स्ट है दिस वन, इसमें हमने एम बी जो कि फिक्स सपोर्ट पे रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको हमने रिमूव कर दिया है, तो ये अब हिंज बन गया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास रोटेशन होगी और यहाँ पे एट पॉइंट ए वही हिंज सपोर्ट है और एम ए मोमेंट अप्लाइड है। तो इस एम ए की वजह से एट पॉइंट ए जो रोटेशन होगी वो कैलकुलेट हमने करनी है और इस बी सपोर्ट पे जो रोटेशन होगी जिसे हमने थीटा B1 कहा गया है वो फाइंड आउट करनी है। कंजुगेट बीम मेथड जिस तरह हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में यूज़ किया था, इस बीम की इस मोमेंट की वजह से M/EI डायग्राम ये ड्रॉ कर ली गई है। दिस इज M/EI डायग्राम एंड ड्यू टू MA मोमेंट। और हमने पढ़ा था कि कंजुगेट बीम मेथड में अगर किसी पॉइंट पे मैं रिएक्शन फाइंड करता हूँ तो वो उस रियल बीम में उस पॉइंट पे रोटेशन के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस थीटा A1 को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इस A पॉइंट पे कंजुगेट बीम में वहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लूँ, इसका रिएक्शन फाइंड आउट कर लूँ। तो वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है जो कि है MAL/3EI और B पे ये है MAL/6EI। अब ये सेकंड सब स्ट्रक्चर में हमने MB जो के फर्स्ट सब स्ट्रक्चर में रिमूव कर दिया था, सेकंड में हमने इसको अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो लोडिंग है वो MB है और इस MB की वजह से जो हमारे पास
एम बाई ई आई डायग्राम आएगी, उसकी वजह से जो रिएक्शंस आएंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और वो हमारे पास होंगे थीटा A2 एट पॉइंट ए और थीटा B2 एट पॉइंट B। सो दिस इज द m by ei डायग्राम, और ये MBL/3EI इसका रिएक्शन है, तो ये हमारे पास थीटा B1 हो जाएगा, और ये MBL/6EI जो है ये रिएक्शन है एट पॉइंट ए, तो ये हमारे पास थीटा A2 हो जाएगा। इन दोनों फिगर को, इस नंबर 2 फिगर को और इस नंबर फर्स्ट फिगर को अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों को, तो इससे मेरे पास ये वाली फिगर बनती है जो कि मेरे पास प्राइमरी फिगर है। सो दिस प्राइमरी फिगर इज इक्वल टू 1 दिस फिगर प्लस दिस 2 फिगर। तो जॉइंट कंडीशंस फिर हमने अप्लाई कर दी हैं कि बेसिक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें थीटा ए पे रोटेशन अलाउ है, सो थीटा ए इज देयर। हमारे पास थीटा ए किसके बराबर होगा, दिस थीटा A1 माइनस दिस थीटा A2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस थीटा ए इज इक्वल टू दिस थीटा A1 माइनस थीटा A2, और हमारे पास बी पॉइंट पे कोई रोटेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 0, या फिर थीटा B1 इज इक्वल टू थीटा B2, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको हमने इक्वेशन ए और बी का नेम दे दिया गया है। अब इक्वेशन बी को सॉल्व करते हैं, तो थीटा B1 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पे, सो थीटा B1 की वैल्यू ये थीटा B1 है, और इसकी वैल्यू जो है वो ये है MAL/6EI। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी MAL/6EI। थीटा B2 की वैल्यू, थीटा B2 की वैल्यू ये है जो कि है MBL/3EI, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी MBL/3EI। इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ MA। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एट पॉइंट ए पे मोमेंट MA है, तो इसका इफेक्ट आके बी पॉइंट पे जो होगा वो इसका हाफ होगा। मतलब अगर ये MA है, तो यहाँ पे आके बी पॉइंट पे आके ये हाफ ऑफ MB हो जाएगा। दिस विल बी हाफ ऑफ MA, सॉरी, एट पॉइंट B। दिस हाफ इज कॉल्ड कैरी ओवर फैक्टर। इसे हम कैरी ओवर फैक्टर कहते हैं। द हाफ ऑफ द मोमेंट अप्लाइड एट एंड ए इज कैरिड ओवर टू द एंड बी। मतलब मोमेंट अप्लाइड एट एंड ए पे जो मोमेंट अप्लाई है उसका हाफ कैरी होगा एंड बी पे। सो फ्रॉम इक्वेशन ए को अब हम सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन ए में हमने जब थीटा A1 की वैल्यू पुट की है ये, और थीटा A2 की वैल्यू पुट की है, और जिस तरह के हमने फाइंड आउट किया है कि हमारे पास एम बी जो होगा वो हाफ ऑफ द MA होगा, तो इसमें हमने MB की जगह ये MB की जगह हमने MA/2 पुट कर दिया है, क्योंकि हमने फाइंड किया है कि MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द MA। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है थीटा A इज इक्वल टू MAL/4EI। ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंट है, रोटेशन हमारे पास फाइंड आउट होगी। लेकिन अगर मैंने मोमेंट फाइंड करनी है, तो फिर मोमेंट को के लिए हमने इसको सॉल्व किया है फर्दर। मतलब 4EI को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया और L को डिवाइड कर दिया, सो MA इज इक्वल टू 4EI/L इंटू थीटा A। इसको हम लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप भी कहते हैं फॉर थीटा A1। मतलब कि अगर
इस पॉइंट पे मेरे पास जो रोटेशन है वो अगर 1 के इक्वल हो तो उसके लिए मुझे कितनी मूवमेंट चाहिए? उसके लिए मुझे ma कितना चाहिए? 4EI/L. This is called absolute stiffness, which means that moment required at the near end to produce unit rotation. To produce unit rotation at the near end when the far end is fixed. इसका मतलब ये है कि ये ma is equal to 4EI/L होना चाहिए अगर नियर एंड ma के लिए नियर एंड जो है वो ये है और फार एंड जो है वो ये है। सो अगर यहाँ पे रोटेशन जो है वो यूनिट डिग्री की हो 1 की हो तो कितना मोमेंट चाहिए यहाँ पे? वो हमारे पास चाहिए 4EI/L। सो ये हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ होगी आगे फर्दर क्वेश्चंस में। ये इसकी डेरिवेशन थी कि ये किस तरह से 4EI/L आया है हमारे पास और इसका कैरी ओवर फैक्टर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको इस चीज़ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये हमारे पास कहाँ-कहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ या ये इक्वेशंस यूज़ होती हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो गूगल क्लासरूम में पूछ सकता है। कोशिश किया करें कि मैं जो लेक्चर सेंड करता हूँ उसको ऑडियो के साथ 2 से 3 बार सुनें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह से आया है। थैंक यू वेरी मच।